जब बेटे ने धोखे से बहन के गहने हड़प कर और घर गिरवी रखवा कर माँ और बहन को किया घर से बेघर, तो बहन ने किया कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए देखते हैं ये प्यारी सी कहानी रामेश्वर देवी जी की। अपने बेटे को फोन मिलाई जा रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जबकि कई बार कोशिश करने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। तो वह फोन रखती हुई बोली, वीना, लगता है तेरा भाई कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, तभी तो इतनी कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा। रामेश्वरी जी ने बड़े धीमे स्वर से कहा। तो वीना ने अपनी माँ को थोड़ा सा साहस बंधाने के उद्देश्य से बोली, माँ तुम भी हद करती हो। जब भैया ने एक बार फोन नहीं उठाया तो इसका मतलब वो व्यस्त ही होंगे ना। तुम भी ना बिना बात के खुद ही परेशान होती रहती हो, उन्हें भी परेशान कर देती हो। फिर भैया कहें तो कहती हो कि गुस्सा ज्यादा करने लगा है। उन्हें शहर में कितना काम होता होगा, अब ऐसे में वे अपना काम देखें या हमसे फोन पर बात करते रहें। हाँ ये बात तो है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बिल्कुल सही कह रही है, बेचारा कितना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ। अब जब मैं उससे बात करूंगी तो मैं उसे कह दूंगी कि जब फुर्सत मिले तो खुद ही कॉल कर लिया कर, ताकि बात भी हो जाए और परेशानी भी ना हो। इतनी ही देर में पड़ोसन आई और वीना को फोन थमाते हुए बोली, लो वीना, तुम्हारे भाई नकुल का फोन है। जैसे ही वीना ने फोन लिया, कान पर लगाया, उसने हेलो कहते ही उधर से नकुल चिल्लाता हुआ बोला, क्यों बार बार फोन करके परेशान करते रहते हो, और तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी खाली बैठे हैं तुम्हारी तरह, तुम्हारे फोन के इंतजार में। अब बोलेगी भी, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही थी? अब बोलने दोगे तभी तो कुछ बोलूंगी ना भैया। थोड़ी देर नकुल चुप हुआ तो वीना ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, बस वो माँ ने कहा, इसलिए माँ मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। इतने में रामेश्वरी जी ने पीछे से आकर ये सब सुन लिया और बिना कुछ कहे वीना को तमाचा जड़ दिया। तुझे बात करने की तमीज नहीं है? ये कौन सी तमीज है अपने बड़े भाई से बात करने की? तुझे यही सब सिखाया है क्या मैंने? बिना कुछ कहे ही आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और फोन लेकर रामेश्वरी जी अपने बेटे नकुल से बात करने लगी। नकुल ने प्रणाम किया और बोला, सही किया माँ तुमने, आजकल कुछ ज्यादा ही मुंह खोलने लगी है। माँ कैसी हो? मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने ऑफिस का काम शुरू करवाया है और फिर आपकी बहू दिशा भी अचानक से बीमार पड़ गई, इसलिए पैसों का हिसाब बिल्कुल बिगड़ गया। हो सके तो कहीं से थोड़ा बहुत इंतजाम कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। बस एक बार मेरे ऑफिस का काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आपको और वीना को दोनों को शहर बुला लूंगा और फिर सब साथ रहेंगे। इसलिए तो मैं घर बनवा रहा हूँ जिसमें पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। नकुल के पैसे मांगने पर रामेश्वरी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, और कितने समय के लिए चाहिए? क्योंकि मेरे पास बेटा घर के अलावा और कुछ नहीं। वीना की शादी के लिए भी जो जेवर बनवाए थे मैंने पिछली बार तुझे ही दे दिए, जब तूने कहा था कि समधन जी दिशा की माँ यानी बहुत बीमार हैं। मुझे तब उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। बेटा तूने तभी भी कहा था कि माँ मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा और वीना के ये गहने तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेटा वीना छोटी बच्ची नहीं है, अब उसकी शादी के बारे में सोचना है, जिससे उसकी शादी के लिए गहने तो मैंने बना ही रखे हैं। थोड़ा बहुत इंतजाम मैं कर दूंगी, बस थोड़ा बहुत तू कर देना। इस पर नकुल बोला, अरे माँ तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तुम्हारा बेटा है ना, तुम परेशान मत होना, मैं घर सब संभाल लूंगा। बस एक बार घर का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मुझे करना ही क्या है। सबसे पहले वीना के गहने छुड़वाऊंगा, उसके बाद सबकी उधारी चुकता करूंगा। इस पर रामेश्वरी जी बोली, अच्छा तो चल ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए? किसी से उधार लेने के लिए भी तो पूछना पड़ेगा ना। इस पर नकुल बोला, माँ मुझे थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है, इस बार 10-20 हजार से काम नहीं चलेगा, कम से कम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। वैसे तो इतने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल है, पर आप देख लो अगर कहीं से मिल जाएं। तो रामेश्वरी जी बोली, इतनी रकम का इंतजाम मैं कैसे कर सकती हूँ? नकुल बोला, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अगर गाँव के साहूकार से बात कर लो तो वह घर गिरवी रखकर आपको आराम से 5-7 लाख रुपए दे ही देगा। आप एक बार उससे बात करके देखो ना। इस पर रामेश्वरी जी ने साफ मना कर दिया और बोली, बेटा अगर हम दोनों माँ बेटी ये घर भी गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? इस उम्र में कहाँ भटकती फिरूंगी? अरे माँ तुम भी हद करती हो, तुम्हारे बेटे पर तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं? मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तब अपने बेटे की बातों में आकर उन्होंने संपत्ति उसके लिए गिरवी रख दी।
और उन्हें उस घर के बदले 8 लाख रुपए मिल गए। जबकि वीना ने अपनी माँ को बार बार समझाया कि माँ, बचा कुचा बस एक घर ही तो है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवे रख दिया तो कल को भैया ने पैसे वापस नहीं करे तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे अपना जीवन बिताएंगे। इस पर उसकी माँ बोली, ऐसा कैसे वापस नहीं करेगा, हमेशा ही उसे इतना गलत क्यों समझती है बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, लेकिन तू कभी भी उसके लिए नहीं सोचती है। वीना बोली, लेकिन माँ, इससे पहले वह कुछ और कहती तो रामेश्वरी जी बोली, अब ज्यादा बहस मत कर मुझसे, जो करना है करने दे, अभी इस घर में मैं बड़ी हूँ और ऐसे फैसले करने का अधिकार भी मुझे ही है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ करने दे, अगर मुश्किल वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। और वैसे भी उसने कहा था कि वो कह रहा था कि माँ, एक बार ये घर का काम पूरा हो जाए तो वीना को लेकर यहीं आ जाना, उसकी शादी का खर्च सब मैं देख लूंगा, तू चिंता कर रही है बेकार में। रामेश्वरी जी ने ऐसा कहा और वीना की एक नहीं सुनी। वह घर गिरवी रख ही दिया और फिर वह उन 8 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपए वीना के बहुत कहने पर बचाती है। वीना बोली, माँ, तुम्हें भैया ने 5 लाख लाने को कहा था ना, तो बस 5 लाख ही दो, बाकी के पैसे अपने खाते में जमा कर दो, और हाँ, उन्हें ये बताना नहीं कि कितना पैसा मिला है। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को समझाया तो वे मान गई। अब दोनों माँ बेटी पैसे लेकर शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो लोग शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नकुल उनके लिए पहले से ही स्टेशन पर आ चुका था और अपनी माँ को देखते ही मुस्कुराते हुए उनके पास आया और उनके पैर छुए। वीना ने भी औपचारिकता निभाते हुए नकुल को प्रणाम किया और फिर दोनों माँ बेटी नकुल के साथ चले गए। नकुल दोनों को लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो दिशा भी मुस्कुराते हुए नीचे आई और रामेश्वरी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। माँ जी बड़े दिनों बाद आई हैं, आती जाती रहा करो, आपका ही घर है। रामेश्वरी जी बोली, हाँ हाँ बहू, आती जाती नहीं बल्कि अब यहीं रहूंगी, बस तुम्हारे घर का काम पूरा हो जाए फिर मैं यहीं रहूंगी, उसके बाद हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। अरे नकुल, तूने बताया नहीं बहू को। ये सुनते ही दिशा की मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई और वह नकुल की ओर देखने लगी। नकुल भी अपने मनोभाव को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट लिए बोला, अरे बताया तो था, दिशा की माँ और वीना अभी तो बस पैसे लेकर आई हैं, अब की बार आएंगी तो यही रहेंगी। पैसों का नाम सुनते ही दिशा खुश हो गई और बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बिल्कुल ये आप ही का घर है माँ, और वैसे भी जब तक घर में कोई बुजुर्ग ना हो तब तक घर खाली खाली लगता है। दिशा ने चाय पानी का इंतजाम किया और फिर चाय नाश्ते के बाद नकुल अपनी माँ के कमरे में आया और बोला, माँ, पैसे मुझे दे दो, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ सामान लाना है, जो वहाँ पर चाहिए वहीं देता हुआ आऊंगा और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर दूंगा, जिससे कि आपको भी कोई डर नहीं पैसे खोने या चोरी होने का। वीना ने बैग उठाकर रामेश्वर जी को दिया और रामेश्वर जी ने बैग में से एक पैकेट निकाला जिसमें पूरे 5 लाख रुपए थे, जिन्हें देखकर नकुल और दिशा दोनों बहुत खुश थे। फिर नकुल ने, माँ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? रामेश्वरी जी वीना की ओर देखते हुए बोली, बेटा, वह पैसे तो मैंने वीना के संभाल कर रखे हैं, अगले साल मैं किसी शुभ तारीख को देखकर इसके हाथ पीले कर दूंगी, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी, अपने परिवार के साथ सुख से रहा करेगी, एक बार शादी हो जाए, ये अपने ससुराल चले जाए, तब मैं गंगा नहा लूंगी। इतना सुनने की देर थी कि नकुल थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ बोला, बस माँ, कर दिया ना पराया, एक पल में आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं, इसलिए तो आप पैसे बचाकर रखे हैं, अगर भरोसा होता तो सारे पैसे हाथ में रख देती। चलो कोई बात नहीं, जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं तो इन सब बातों का क्या फायदा। इस पर दिशा जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, जब आपको पता था कि आपकी माँ को आप पर जरा भी भरोसा नहीं तो बार बार यहाँ रखने को क्यों कहते हैं। कल को कहने लगी कि मुझे विश्वास नहीं, कहीं तुमने खाने में कुछ मिला दिया हो, फिर कल को तुम लोगों से कहती कि फिर मेरे बेटे ने मुझे सारे पैसे ऐड कर, जब भरोसा ही नहीं तो इन सब बातों का क्या फायदा, तुम तो बिना ही बात के माँ बाप करते रहते हो। रामेश्वर जी बोली, नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। नकुल, ये लो बाकी के 3 लाख रुपए और इन्हें अपने खाते में जमा करा दो, जब मैं तुमसे मांगू तो मुझे दे देना। नकुल पैसे को थामता हुआ बोला, हाँ माँ, आप ही के पैसे हैं, बस इन्हें संभाल कर रख रहा हूँ, अब आप सब बातें कीजिए, मैं बैंक में पैसे जमा करवा कर आता हूँ। ये कहकर नकुल वहाँ से निकल गया और दिशा भी नकुल के साथ चली गई। दोनों के जाने के बाद वीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, पहले ही कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम ये पैसे अपने पास रखोगी, तुमने ये पैसे भैया को दे दिए। रामेश्वर जी बोली, क्या हुआ, वह तेरा भाई है, तू है कि हमेशा उसके बारे में गलत सोचती है। रामेश्वर जी ने वीना को बहुत डांटा। वीना चुपचाप अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ घंटे बाद नकुल और दिशा दोनों वापस आए। शाम को सबने एक साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए।
इतने में ही दिशा अपनी सास के कमरे में आई और आकर वहीं बैठ गई। अपनी सास से बातें करते करते बोली, माँ जी, आप तो कल सुबह चली जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आपके गांव कितने सारे काम होंगे। अगर आप यहाँ पर रुकने लगी तो गांव के काम कौन संभालेगा? रामेश्वरी जी बोली, वैसे तो मैं 1-2 दिन रुकने का सोच रही थी। और फिर दिशा की बातें सुनकर सोचने लगी, सही तो कह रही है बहू, अगर मैं यहीं रुकूंगी तो गांव का काम कौन संभालेगा? वे बोली, हाँ बेटा, अब काम है तो देखना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, अब की बार आऊंगी तो रुकने के लिए ही आऊंगी। दिशा अभी झूठा प्यार जताते हुए हाँ में लाने लगी, फिर अपनी सास के पैर छूकर वहां से चली गई। अगली सुबह वीना और रामेश्वरी जी अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब कई महीने बीत चुके थे। रामेश्वरी जी अपने बेटे को फोन लगाती तो वह अक्सर ही फोन नहीं उठाता, और अगर गलती से उठा भी लेता तो बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता। कभी कहता कि मीटिंग में बिजी हूँ, कभी कहता रास्ते में हूँ, तो कभी कहता अभी कॉल करता हूँ। कभी कभी दिशा फोन उठाती तो कहती वे अभी नहा रहे हैं, कभी कहती घूमने के लिए गए हैं। ऐसे कई महीने बीत गए और अब साहूकार के आदमी घर पर पैसा मांगने के लिए आने लगे। रामेश्वरी जी के पास अब कोई धन संपत्ति बची ही नहीं थी जिसे वे अपना कर्ज चुका सके, और जिसे उन्होंने सारे पैसे दिए वे उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब रामेश्वरी जी के पास कोई चारा ना रहा, वे वीना को अपने साथ लेकर शहर के निकल पड़ी। वे वहां पहुंची जहां उनका बेटा उन्हें लेकर गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई और व्यक्ति रह रहा था। वीना और रामेश्वरी जी दोनों ही पहले थोड़ा अचंभित हुई कि उनके बेटे के घर में ये कौन आदमी रह रहा है। फिर पूछने पर पता चला कि वे लोग किराए पर रहते थे और उनसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पर थे अब वो कहीं और रह रहे हैं, पर कहाँ ये उनको भी नहीं पता। वीना और रामेश्वरी जी शहर में नकुल के अलावा किसी और को नहीं जानते थे। वे दोनों बेचारी आखिर जाती कहाँ। अपने बेटे का इंतजार करने के लिए इसी घर के पार बैठ गई। इंतजार करने लगी, शायद उनका बेटा यहाँ आएगा। वीना जाकर आसपास के लोगों से पूछने लगी। तभी इस एड्रेस पर नकुल के नाम का एक पार्सल आया। वह लेकर डाकिया जैसी अंदर गया, उसे पता चला कि नकुल का घर ये नहीं, अब कहीं और रहता है। वह डाकिया बाहर आया और उसने लिखे नंबर पर कॉल करने लगा। वह बोला, सर अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मुझे बताएं, मैं वहीं आ जाता हूँ। आपका पार्सल लेकर। वीना ने जब ये सुना तो वह डाकिया से बोली, सुनो भैया, आप किससे बात कर रहे थे? अभी कहीं आप नकुल जी से बात तो नहीं कर रहे थे? वह डाकिया उनकी ओर देखा और बोला, हाँ बात तो कर रहा था। इस पर वीना ने उस डाकिया से कहा, भैया मैं उनकी बहन हूँ और ये उनकी माँ। दरअसल हम अपने भैया को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए बिना बताए आ गए। रास्ते में मेरा फोन कहीं गिर गया, यहाँ आए तो पता लगा कि भैया कहीं और रहने लगे हैं। अगर आप हमें अपने साथ नए घर तक ले चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन बहन जी आप मेरे साथ कैसे चलेंगे? आप ऐसा करें, ऑटो ले लीजिए और मेरे पीछे पीछे चलिए, तभी माँ जी अपने बेटे तक पहुँच सकती है। रामेश्वरी जी और वीना दोनों ऑटो में बैठकर उस डाकिया के पीछे पीछे चल दिए और कुछ ही देर में वे दोनों एक ऊंची बिल्डिंग के सामने जा पहुंचे। रामेश्वरी जी ने नजर उठाकर देखा तो वे वीना से बोली, वीना देखा, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान इन्हीं इमारतों पर टिका हुआ है, क्योंकि वह इमारतें बहुमंजिला थी जिन्हें शायद रामेश्वरी जी ने पहली बार देखा था। रामेश्वरी जी इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखी जा रही थी। फिर कुछ सोचकर बोली, बेटा हम इतनी सारी और इतनी ऊंची इमारतों में नकुल को कैसे ढूंढेंगे? तब डाकिया ने कहा, माता जी ये मेरा काम तो यहीं तक का था, आगे आप देख लीजिए। अगर कुछ काम हो या प्रॉब्लम हो तो इस गार्ड से पूछ लीजिएगा। वे डाकिया चौकीदार को नाम और पता देकर पार्सल पकड़ाकर चला गया। इधर वीना और उसकी माँ दोनों बेचारी वहीं सोसाइटी के बाहर खड़ी खड़ी नकुल का इंतजार कर रही थी। सुबह से इंतजार करते करते उन्हें दोपहर हो गई। वीना ने कई बार गार्ड को नाम बताकर बोला कि ये मेरे भाई का नंबर है, आप इन्हें कह दीजिए कि आपकी माँ और आपकी बहन गांव से आई हैं और यहाँ हमसे मिलने नीचे आ जाएं। हम यहाँ गांव से सिर्फ उनसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। रामेश्वरी जी बिना प्रेस की सूती सी साड़ी पहने हुई थी और बीना ने एक साधारण सा कुर्ता पहना हुआ था जो कि काफी पुराना था। और रामेश्वरी जी बार बार ऊंची इमारतों को देखी जा रही थी। 1-2 बार कहने पर तो उस गार्ड ने सुना ही नहीं, या ये कहें कि अनसुना कर दिया। फिर भी रामेश्वरी जी उस गार्ड से हाथ जोड़कर विनती करी और साथ में बीना भी विनती करते हुए कहने लगी, अंकल जी हम बहुत दूर से आए हैं, कृपा करके हमारे भाई से मिलने दीजिए, हमें उनसे मिलने जाना है।
वो गार्ड बोला, देखो तुम जैसे बहुत लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में सुबह से काम मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम वाली ऐसी नहीं रख सकते। यहाँ के घर में जो काम करती हैं, पहले उनका पुलिस के द्वारा जांच करवाई जाती है और फिर जाकर कहीं उन्हें काम मिलता है। इस पर रामेश्वरी जी आगे बढ़ती हुई बोली, भाई साहब, हम यहाँ काम मांगने नहीं आए और ना ही हम घर में काम करने वाले नौकर हैं। हमारा बेटा इसी बिल्डिंग में रहता है, हम यहाँ उसी से मिलने आए हैं। अच्छा, तुम्हारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है? तुम्हारी वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता तो नहीं? गार्ड ने बहुत बुरे लहजे से कहा। वीना को थोड़ा गुस्सा आया और वह बोली, आप तमीज से बात करें, आप मेरी माँ से बात कर रहे हैं, आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। आप अपने रजिस्टर में देखिए, नकुल नाम का लड़का इस बिल्डिंग में रहता है या नहीं, और उसकी पत्नी का नाम दिशा है। वे दोनों हमारे भैया भाभी हैं, मैं उनकी बहन हूँ और ये उनकी माँ। अगर उन्हें पता चला कि आपने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की है तो वे आपको छोड़ेंगे नहीं। वीना ने अपनी माँ को पीछे करते हुए गार्ड से कहा। तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आया और बोला, अरे यार, क्यों बहस कर रहे हो? जब वह कह रही हैं उनका भाई और उनका बेटा है इसी बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते? जाने दो अंदर। इस पर वो गार्ड बोला, यार, इन लोगों को देखकर तुम्हें भी लगता है कि इनका कोई रिश्तेदार इस बिल्डिंग में रहता होगा? ये बिल्डिंग कितनी हाई फाई है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किराए में भी कमरा लेना ऐसे लोगों की बस की बात नहीं? फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। काफी बहस के बाद दूसरे गार्ड ने वीना और रामेश्वरी जी को अंदर जाने दिया। रामेश्वरी जी और वीना बिल्डिंग के अंदर आ गए, लेकिन वे ये सोचकर परेशान थे कि वे जाए कहाँ, जाना कहाँ होगा। इतनी सारी एक जैसी बिल्डिंग थी, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में हजारों मकान बने हुए थे और ऐसी अनेकों बिल्डिंग उस सोसाइटी में थी। कुछ देर तो वीना और रामेश्वरी जी वहीं खड़े रहे। तभी वीना की नजर पार्क में टहल रहे दिशा और नकुल पर पड़ी। वे दोनों पार्क में टहलने के लिए आए थे और उनके दोस्त भी उनके साथ थे। नकुल को देखते ही वीना और रामेश्वरी जी नकुल की तरफ दौड़े और रामेश्वरी जी नकुल को गले लगाकर रोने लगी। बेटा, कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। तुझे पता है उस गार्ड ने बाहर ही रोक लिया था और मुझे और वीना को काम वाली बोल रहा था। तूने घर बदल लिया, हमें बताया भी नहीं। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, खैर ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? तभी नकुल का दोस्त बोला, नकुल, ये औरत कौन है? ये तुझे बेटा बेटा क्यों कह रही है? क्या ये तेरी माँ है? उस वक्त रामेश्वरी जी और वीना की दशा को देखकर नकुल को लगा कि अगर इन लोगों को पता चला कि ये मेरी माँ और बहनें हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि सुबह से पागलों की तरह घूमते घूमते उन दोनों की दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। ऊपर से दोनों के कपड़े भी बिल्कुल बेकार हो रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खींच दिया हो या फाड़ दिया हो। और दोनों सुबह घर से निकली थी, इसलिए एक थैले में अपने लिए खाना और पनीर लेकर आई थी। वीना ने लटकाया हुआ था। इस पर नकुल बोला, अरे नहीं यार, मुझे नहीं पता ये कौन है, और पता नहीं क्यों मुझे बेटा बेटा कह रही हैं। कौन है आप? आपको नहीं जानता हूँ मैं। क्या आप यहाँ कोई काम ढूंढने आई हैं? अपने बेटे द्वारा खुद को अनजान कहे जाने पर रामेश्वरी जी निशब्द खड़ी हो गई और निरंतर नकुल की ओर देखे जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू, चेहरे पर आश्चर्य के भाव अलग ही दिखाई दे रहे थे। आखिर कैसे कोई बेटा अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर सकता है? वे इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर निरंतर आंसू बहाए जा रही थी, लेकिन इन सब का नकुल पर कोई असर नहीं हुआ। तभी वीना आगे बढ़ती हुई अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, अपने भाई से बोली, क्या कहा आपने? नहीं जानते हम कौन हैं या ये कौन है? जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, उनकी किस्मत ही ऐसी है कि इनका बेटा आप जैसा कपूत है। ये वह है जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिनके प्यार और विश्वास को धोखा देकर तुम आज इस आलीशान बिल्डिंग में रह रहे हो। अगर ये ना होती तो आज तुम यहाँ खड़े ना होते। वीना के इतने कहते ही नकुल ने जोरदार थप्पड़ वीना के गाल पर मारते हुए कहा, दो कौड़ी की लड़की, तू मुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है? मुझे ज्ञान बांटने चली है तू? इतने में रामेश्वरी जी आगे आए और बिना कुछ कहे तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ नकुल के गाल पर जड़ दिए। इसके बाद जैसे ही नकुल कुछ बोलने की कोशिश करता, एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए? काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तभी लगा दिया होता जब वीना ने मुझसे कहा था कि तू उसके गहने बेच आया है। अब तो लगता है वीना ने जितनी भी बातें बताई थी वे सब सच थी। मैं ही बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपनी बेटी की एक बात नहीं सुनी।
वे मुझसे बार बार कहती रही, माँ कुछ पैसा अपने पास भी बचा कर रखना, आज के युग में लोग प्यार के नहीं पैसों के भूखे होते हैं। उसने मुझसे कहा था, माँ इन्हें सारे गहने मत दो, लेकिन मैंने तुझ जैसे पर भरोसा करके वो गहने तुझे दे दिए जो वीना के बापू ने इसकी शादी के लिए बनवाए थे। जब तू भिखारियों की तरह 5 लाख के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इसने तो तब भी कहा था, माँ कुछ पैसे बचा कर रखना। जितना अच्छा तुम भैया को समझती हो, भैया भाभी इतने अच्छे भी नहीं हैं। काश मैं माँ की ममता को एक तरफ रखकर उस वक्त सोच लेती कि सच क्या है। काश मैंने सच जानने की कोशिश की होती। आज मैं तेरे सामने यूं खाली हाथ ना होती, बल्कि तू हाथ फैलाए खड़ा होता मेरे आगे, जैसे तब गिड़गिड़ा रहा था। इस पर नकुल बहुत गुस्से में बोला, कोई एहसान नहीं किया पैसे देकर, वो तुम्हारा फर्ज था। आखिर बेटा हूँ मैं तुम्हारा, तुम अनोखी माँ नहीं जिसने अपने बेटे के लिए सब किया। अरे सब माँ बाप बच्चों को कामयाब बनाने के लिए सब करते हैं। रामेश्वरी जी बोली, सब माँ बाप औलाद के लिए बेघर नहीं होते, और अगर होते हैं तो मैं नहीं होंगी। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा भी देखेगा। एक माँ अगर तुझ जैसे नालायक को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है तो जमीन पर गिरा भी सकती है। अब तक सोसाइटी के सभी लोग वहां जमा हो चुके थे, जिन्होंने नकुल के मुंह से सुना था कि रामेश्वरी जी उनकी माँ है। तभी वीना ने पुलिस को कॉल की। सोसाइटी के सभी लोग नकुल को भला बुरा कहने लगे, कितना नालायक बेटा है, इससे अच्छा तो ऐसी औलाद पैदा होते ही मर जाए। कम से कम इंसान को ये दिन देखना तो ना पड़े। फिर लोगों की भीड़ से एक 50 वर्षीय व्यक्ति नकुल के पर चप्पल फेंक कर मारी। बस फिर क्या था, फिर तो लोगों की भीड़ ने नकुल और दिशा पर चप्पलों की बारिश कर दी, और इतने में पुलिस वहां आ पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। उस फ्लैट को लीगली नकुल ने अपनी माँ के नाम पर कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे अपनी माँ के पैसे नहीं लौटा सकता था, और अब वीना और उसकी माँ अपने गाँव वाले घर में रहते हैं, फ्लैट किराए पर देकर। धीरे धीरे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये सोचकर बहुत अफसोस होता है, और वो सोचती हैं, काश मैंने कभी वीना को बोलने का मौका दिया होता, काश उसकी बातों को सुनकर समझा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी ऐसी कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।